हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग इससे पहले के तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धति में से किया जा सकता है। ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन। ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन। ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। और ऑप्शन डी, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में बताया था। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वह होता है कि जो मतलब टीचिंग के दौरान ही स्टूडेंट का एक निरंतर किए मूल्यांकन किया जाता है और उनके प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पहलू का किया था बाकी पहलू को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह जो स्टूडेंट का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और उनके प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन किया तो उसे ही सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है। तो अध्यापक को, इसमें आपका पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उसे बताएं कि वो उसके घर कभी ना आए। तीसरा ऑप्शन है, उसे बताएं कि वो प्रधान अध्यापक से मिले और समस्या का हल करे। और चौथा दिया है, उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। तो अगर कोई स्टूडेंट आपके यहाँ आता है तो वो इस उम्मीद से ही आता है कि आप उसकी कुछ ना कुछ सहायता करेंगे। तो इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उसे युक्ति संगत सहायता दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी। पहला ऑप्शन है, उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना। दूसरा ऑप्शन है, उन विद्यार्थियों को पृथक रखना। तीसरा ऑप्शन है, अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना। और चौथा है, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। तो अगर कोई विद्यार्थी जानबूझकर ऐसे आपको मतलब डिस्टर्ब करता है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो उन्हें एक आत्म परीक्षण का अवसर दे और उनके व्यवहार में सुधार लाए, उनसे बात करे, उनके प्रॉब्लम को जाने, फिर उन्हें समझाए, उनको मोटिवेट करे, सीखने के लिए मोटिवेट करे। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये डी, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर दे और उनके व्यवहार में सुधार लाना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है। ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी है त्रिविम प्रदर्श या इसे डायोरमा भी कहते हैं, और तीसरा है छाया क्षेपित या एपिडाइस्कोप, और चौथा दिया है ग्लोब। तो प्रक्षेपित साधन मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे एक प्रोजेक्टर होता है जिसमें से आपको कुछ वीडियो दिखाए जाते हैं, उस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छाया क्षेपित्र या एपिडाइस्कोप। ये प्रोजेक्टर की तरह होता है जिसमें से आपको वीडियो दिखाया जाता है एक पर्दे पे। तो ये आपका हो जाएगा प्रक्षेपित साधन। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। ऑप्शन ए, अर्थपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन बी, जितना ज़्यादा संभव हो उतने प्रश्न। ऑप्शन सी, निश्चित समय प्रश्नों की अधिकतम संख्या। ऑप्शन डी, निश्चित समय बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। तो एक धारावाही प्रश्न अगर अध्यापक पूछता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब अर्थपूर्ण प्रश्न पूछे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टाइम काफ़ी ले रहा है और बस एक या दो ही प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। फिर दूसरे ऑप्शन में कहा कि जितना ज़्यादा संभव उतने प्रश्न पूछे। तो फिर इसमें कहा कि
प्रश्न जितना मन करे उतना पूछ सकता है, लेकिन उसमें इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि वो अर्थपूर्ण है कि नहीं, वो स्टूडेंट्स के लायक हैं कि नहीं, उनसे स्टूडेंट्स कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, तो ये आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा कहा है कि निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या। तो इसमें तो एक निश्चित समय तो दे दिया, लेकिन प्रश्नों की अधिकतम संख्या कहा, और ये नहीं बताया कि प्रश्न आपके कैसे रहेंगे, अर्थपूर्ण रहेंगे कि नहीं रहेंगे, स्टूडेंट्स को समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, उनसे स्टूडेंट कुछ सीखेंगे कि नहीं, ऐसा इसमें भी नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बाकी लास्ट ऑप्शन में कहा कि निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न पूछे, मतलब एक निश्चित समय होगा, उसमें एक अर्थपूर्ण प्रश्न पूछेगा, मतलब जो स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हों, जैसे वो स्टूडेंट्स उनसे कुछ सीखें। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, वह सुवेशभूषा में होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। तो एक अध्यापक के लिए सबसे जरूरी विशेषता यही होती है कि वह जिस विषय का अध्यापक हो वो अपने विषय में निपुण हो, उसको अपने विषय में पूरी तरह से पारंगत होना चाहिए। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि ऑप्शन ए छात्रों को जो चाहे करने दे, ऑप्शन बी छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, ऑप्शन सी छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दो, और ऑप्शन डी है उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। तो एक कक्षा में प्रभावी अनुशासन तभी बन सकता है जब अध्यापक अपने छात्रों के साथ नरमी भी बरते और उचित समय आने पर उनके साथ दृढ़ता भी रखे। तो इसका आपका नरमी के साथ साथ दृढ़ता भी रखना बहुत ज़रूरी होता है कक्षा में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो ऑप्शन ए रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, तीसरा दिया सभी छात्रों को दिखाई देती हो, और चौथा दिया बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो जो एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो स्टूडेंट्स के सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर दे, जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री की विविधता, ऑप्शन बी शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, ऑप्शन सी संपूर्ण शांति, और ऑप्शन डी सख्त या कठोर अनुशासन। तो एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व होता है कि वहाँ स्टूडेंट्स और छात्रों के बीच एक सजीव अंतःक्रिया, मतलब उनके बीच टॉपिक को लेकर चर्चाएं हो, कोई भी टॉपिक हो कुछ जिनसे लोग स्टूडेंट्स और टीचर के मध्य एक पॉजिटिव विचार निकल के आए, तो वो आपका एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण माना जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहे, ऑप्शन बी संक्षेप में अपने बारे में बताए, ऑप्शन सी इस मांग की उपेक्षा करे तथा पढ़ाना शुरू करे, ऑप्शन डी इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटे। तो एक अच्छा अध्यापक वही माना जाता है कि जैसे मान ली कोई स्टूडेंट्स अध्यापक के बारे में नहीं जानता है, तो वो स्टूडेंट टीचर से कहता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो संक्षेप में अपने बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगा, ना कि फिर उन्हें डराए धमकाए कि ठीक है तुम कक्षा के बाद मिलना, तुमको देख लेंगे, या फिर उनकी बात को अनसुना कर दे, या फिर उन्हें डांटे। तो ये सब एक अच्छे अध्यापक के गुण नहीं होते हैं। तो अच्छा अध्यापक वही जो संक्षेप में अपने बारे में बता के फिर स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक ऑप्शन ए बार बार मूल्यों की बात करे, ऑप्शन बी स्वयं उन पर आचरण करे, ऑप्शन सी महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, ऑप्शन डी देवी देवताओं की बात करे। तो नैतिक मूल्य का विकास स्टूडेंट्स में तभी हो सकता है जब
एक जो अध्यापक होता है वो स्वयं उन पर आचरण करे, ना कि उनको बार बार मूल्यों की बात करे या महान व्यक्तियों की कहानी सुने, क्योंकि कहानियाँ अधिकतर बच्चे सुनते हैं फिर भूल जाते हैं या बार बार बात करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर एक अध्यापक रहता है तो अगर वो स्वयं उन मूल्यों पर आचरण करता है तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उसे देख के स्वयं उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और उन नैतिक मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्वयं उन पर आचरण करें। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? तो आपका पहला दिया है प्रौद्योगिकी का ज्ञान, दूसरा है अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तीसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और चौथा है विषय पर अधिकार। तो एक अध्यापक के लिए जो कक्षा अध्यापन का होता है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए क्या होता है कि अध्यापक को तो सबसे पहले अपने विषय का अधिकार होना चाहिए, वो अपने विषय के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा पाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि उसको विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए कि मतलब उनको विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। फिर चौथा है कि अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, मतलब जो टीचिंग एड्स होते हैं, एक टीचर को आना चाहिए कि उनका प्रयोग कैसे किया जाता है कि जिससे बच्चे उसको चीज़ों को जल्दी से और आसानी से सीख सकें। तो आपका ये दूसरा विषय है। तो देख लेते हैं 2, 3, 4 कहाँ पे है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2, 3 और 4। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? तो ऑप्शन ए सामाजिक रूपांतरण का, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूपांतरण का, ऑप्शन सी सांस्कृतिक रूपांतरण का और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी का। तो इसमें से हो जाएगा आपका शिक्षा जो है वो सामाजिक रूपांतरण का भी साधन है, व्यक्तिगत रूपांतरण का भी साधन है, सांस्कृतिक रूपांतरण का भी साधन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, ऑप्शन बी निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन सी नई जानकारी देना और ऑप्शन डी है व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। तो जो उच्च शिक्षा होता है उस पे शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मतलब खुद के निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, और ना कि परीक्षा पास करने के लिए उन्हें तैयार करना होता है। नई जानकारी भी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। ये आपका हाई लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने निर्णयों को खुद लेने के लायक हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो विकल्पों में समझ के स्तर के अनुरूप कौन है? पहला दिया है संज्ञा की व्याख्या और दूसरा दिया अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या। तो सबसे पहले ये समझ कि समझ के स्तर, तो अगर आपको हमारा पिछला वीडियो याद हो तो उसमें हमने आपको बताया था कि लेवल ऑफ टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल होता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग होता है और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी स्तर में क्या होता है कि आपको चीज़ों को बस जो जैसे हैं वैसे ही आपको रटा दिया जाता है या याद करवा दिया जाता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जैसे वैसे चीज़ों को याद कर लिया जाता है मेमोरी लेवल में। फिर दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि चीज़ों को याद करने के साथ साथ आपको समझाया भी जाता है क्यों। तो इसमें आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपकी मतलब क्षमता इतनी हो जाती है कि आप चीज़ों को अपने शब्दों में भी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, या ये आप कैसे समझ का लेवल कह सकते हैं। फिर आपका तीसरा होता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि ये मतलब इसमें आप चीज़ों का एक मूल्यांकन कर सकते हैं, एक आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में, और ये जो होता है आपका प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है। तो इस हिसाब से देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन में पूछा समझ के स्तर के अनुरूप कौन सा है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि आप अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या कर सकते हैं। तो कूट में देख लेते हैं आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, इसमें मात्र बी दिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मात्र 2, अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या। फिर अगला क्वेश्चन है, टीम अध्यापन में क्षमता है
ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना के विकास की, ऑप्शन बी सहयोग विकास की, ऑप्शन सी एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की, और लास्ट ऑप्शन है एक दूसरे के अध्यापन में हुए अंतराल को रेखांकित करने की। तो टीम अध्यापन का मेन उद्देश्य ये होता है कि लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, उनके अंदर जो सहयोग की भावना हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सहयोग विकास की। ये आपका मेन उद्देश्य होता है टीम अध्यापन का। फिर अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है छात्र गंभीर रहते हैं, दूसरा है इसके कारण कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है, तीसरा है यह छात्रों की परीक्षा संबंधी चिंता को कम करती है, और चौथा यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। तो खुली किताब परीक्षा जिसे ओपन बुक एग्ज़ाम भी कहते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि छात्रों को सोचने के लिए बाध्य करे, ना कि छात्र गंभीर रहते हैं। तो अगर आपका जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम तो उसमें भी लगभग सभी छात्र गंभीर ही रहते हैं। उपस्थिति बढ़ जाती है, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। और छात्रों की परीक्षा संबंधी चिंता को कम करती है, तो ये भी आपका सही है, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण विशेषता जैसे पूछा है तो उसमें आपका आ जाएगा कि यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। और अभी पिछले साल से जब से कोविड आया तब से तो अभी यही चल ही रहा है, खुली किताब ओपन एग्ज़ाम ही चल रहा है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए केवल तर्क शक्ति का विकास, ऑप्शन बी केवल चिंतन का विकास, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है सूचना देना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि तर्क शक्ति के साथ साथ उसमें स्टूडेंट्स में चिंतन का भी विकास करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्र को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी अस्पष्ट जवाब दे दे, ऑप्शन बी छात्र को यह कहना कि वह ज़्यादा अप्रासंगिक प्रश्न न पूछे, ऑप्शन सी छात्र को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देंगे, ऑप्शन डी छात्र को सही उत्तर के लिए स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों से सही उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना। तो एक अच्छा अध्यापक वही होता है कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स उनसे कुछ पूछे और उस समय अध्यापक को नहीं आता, देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं कि हर कोई लगभग हर चीज़ें नहीं जानता है। तो अगर मान लीजिए कोई टीचर उस समय वो चीज़ नहीं जानता है तो उसको क्या कहना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को बता दे कि वो उसका सही उत्तर या बाद में दे देगा, या फिर वो जब भी आएगा अगली क्लास में आएगा पढ़ के आएगा उसके बाद बता देगा। ऐसा नहीं कि छात्रों को कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी गलत जवाब दे दे, तो ये आपका गलत बात है। ये एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं माना जाता है। फिर ये भी नहीं कि छात्रों को डांटे उस बात के लिए कि तुमने ऐसा प्रश्न क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी आपका गलत माना जाएगा। वो एक अच्छा अध्यापक वही जो छात्रों को सीधे कह दे कि वह सही उत्तर बाद में दे देगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को चाहिए? ऑप्शन ए पाठ को दोहराना, पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना, ऑप्शन सी छात्रों की विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान की जांच करना, और ऑप्शन डी है अगले विषय पर बढ़ना। तो देखिए अगर कोई चीज़ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही, कोई टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, तो टीचर को चाहिए कि वो कुछ एक नए तरीके से फिर उस चीज़ को पढ़ाए, मतलब कुछ नया उदाहरण देके समझाए जिससे कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ना कि ऐसा कि वो चैप्टर को छोड़ के आगे बढ़ जाए या फिर स्टूडेंट्स को उस बात के लिए डांटे। तो ये एक अच्छे अध्यापक के गुण नहीं माने जाते हैं। अच्छा अध्यापक वही है जो पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।